मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 21 के बारे में। धारा 21 जो है वह वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में हम धारा 20 में पढ़ चुके हैं। धारा 21 के अंतर है जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में बात की है। धारा 21 का जो समाश्रित हित है, समाश्रित हित क्या होता है, समाश्रित हित का जो प्रकार थे वो हमने पढ़े, पिछले वीडियो के अंतर्गत चर्चा की। समाश्रित हित के उदाहरण कौन कौन से हैं और समाश्रित हित निहित हित में कब परिवर्तित हो जाता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम समाश्रित हित का जो अपवाद है उनके बारे में चर्चा करेंगे, समाश्रित हित की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और समाश्रित हित व निहित हित में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि एक्सेप्शन जो है, अपवाद है, वेयर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ए पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट देयर इन अपॉन अटेनिंग ए पर्टिकुलर एज एंड द ट्रांसफर आल्सो गिव्स टू हिम एब्सोल्युटली द इनकम टू अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट बिफोर ही रीचेज दैट एज और डायरेक्ट्स द इनकम और सो मच देयर ऑफ एज may be necessary to be applied for his benefit, सच इंटरेस्ट इज नॉट कंटिंजेंट। यानी सामान्यतः यदि किसी संपत्ति में हित का अंतरण अंतरिती द्वारा कोई निश्चित उम्र प्राप्त करने की शर्त के साथ किया जाता है तो वो समाश्रित हित माना जाता है। यदि तुरंत ट्रांसफर नहीं होता प्रॉपर्टी का किसी व्यक्ति को और ये कहा जाता है कि आपको एक निश्चित उम्र प्राप्त करने पर ये संपत्ति प्राप्त होगी, इस शर्त के साथ अंतरण किया जाता है, तो इस प्रकार का जो अंतरण होता है वो समाश्रित हित माना जाता है। जिस हित का अंतरण होता है वो समाश्रित हित होता है यहाँ पर। परंतु धारा 21 में इसका एक अपवाद दिया गया है। इस अपवाद के अनुसार यदि कोई हित अंतरिती को एक निश्चित उम्र प्राप्त करने की शर्त में सृजित किया जाता है, यानी कि एक निश्चित उम्र प्राप्त करने की शर्त लगा दी जाती है कि आप में ये अधिकार जो होगा इस प्रॉपर्टी का वो हित जो होगा वो सृजित होगा, तथा इसके साथ ही यदि अंतरिती को उस निर्दिष्ट उम्र प्राप्त करने की अवस्था तक अंतरित संपत्ति की आय को पूर्णतः दे दिया जाता है, यानी उसकी जो संपत्ति है जो उसको अंतरित की है अंतरिती को, और उसमें शर्त लगा दी गई है कि आप निश्चित उम्र जो इतनी उम्र है आपकी, वो उम्र प्राप्त करने पर आपके अंदर जो ये अधिकार है वो सृजित हो जाएगा और उसके साथ ही अंतरिती को उस निर्दिष्ट उम्र प्राप्त करने की अवस्था तक अंतरित संपत्ति, यानी जैसे 15 वर्ष जब आपकी आयु हो जाएगी तो ये संपत्ति जो है वो आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर और 15 वर्ष तक जो इस संपत्ति की आय होगी वो पूर्ण रूप से उस अंतरिती को दे देते हैं कि 15 वर्ष तक जो इस संपत्ति की जो जितनी भी इनकम होगी वो आपको दे दी है पूर्णतः। तो अथवा उस आय का या उसका अंशतः भाग उसके लाभ के लिए विनियोजित किए जाने का निर्देश दिया गया है, या फिर या तो सारी आय जो होती है उस संपत्ति की वो उस व्यक्ति को दी जाती है जिसको संपत्ति अंतरित की गई है, उस आय का कुछ भाग या उससे उस आय से होने वाला लाभ उस जो अंतरिती है उसके लिए उसके फायदे के लिए लाभ के लिए विनियोजित किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो हित है वो समाश्रित हित न होकर निहित हित माना जाएगा वहाँ पर। उदाहरण के लिए अपनी संपत्ति का अंतरण बी को 18 साल की उम्र प्राप्त होने की दशा में करता है तथा साथ ही उस संपदा का स के पक्ष में एक न्यास सृजित करता है जिसमें यह निर्देश दिया जाता है कि स उक्त न्यासित संपदा की आय को संचयित करके बी को संपत्ति के साथ दे देगा, या तो क्या करेगा जो स जो है वो ए ने प्रॉपर्टी बी के नाम कर दी और बी से बोला कि जब 18 वर्ष की आपकी प्राप्त होगी तो आपको ये संपत्ति मिल जाएगी, और एक न्यास का निर्माण किया और स का जो न्यास का पद था वो सृजित कर दिया, और ये कहा गया स को कि उक्त न्यास की संपदा की जो आय होगी उसका संचयन किया जाए और बी को संपत्ति जब दी जाएगी 18 साल की उम्र होने पर उसके साथ जो आय हुई है इकट्ठी हुई है 18 साल की वो भी दे दी जाए। तो यहाँ पर अथवा जो संपत्ति से आय हो रही है उसका बी की 18 साल की उम्र होने तक, जब तक कि उसको संपत्ति नहीं मिल जाती, उस आय का संचलन करके उसका उपयोग बी के हित के लिए किया जाए या करता रहेगा।
तो यहाँ पर बी का उक्त संपत्ति में हित जो होता है वो निहित हित माना जाएगा, न कि समाश्रित हित। वरना सामान्य स्थिति ऐसी होती है कि जब भी किसी संपत्ति में हित का अंतरण अंतरिति द्वारा कोई निश्चित उम्र प्राप्त करने की शर्त के साथ किया जाता है तो वहाँ पर वो समाश्रित हित होता है। लेकिन अगर कोई न्यास सर्जित करके उस जो संपत्ति है उससे उत्पन्न वाली जो इनकम है उसका इकट्ठा किया जाता है और उसको उसके अंतरिति के फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है या अंतरिति को देने के लिए कहा जाता है जब वो एक निश्चित उम्र प्राप्त कर ले, तो यहाँ पर ये जो अंतरण है वो समाश्रित न होकर निहित हित माना जाता है। समाश्रित हित की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? समाश्रित हित किसी विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्त के अध्याधीन होता है, यानी एक शर्त को आप जो पूर्ववर्ती शर्त है उसको पूरा करना पड़ता है। अगर आप उस शर्त को पूरा करते हो तभी समाश्रित हित जो होता है वो निहित हित में परिवर्तित होता है। समाश्रित हित के अंतर्गत अंतरणकर्ता संपत्ति का अंतरण एक विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्त के अधीन रहता है। संपत्ति का अंतरण पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति करने अथवा न करने पर निर्भर करता है कि आप पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करो या पूरा नहीं करो, तब जाके आपको समाश्रित हित जो होता है वो निहित हित में बदलता है। पूर्ववर्ती शर्त अथवा घटना जिस पर समाश्रित हित निर्भर है का अनिश्चित होना आवश्यक है। अनिश्चित भी होना चाहिए वो घटना जिस पर कि समाश्रित हित निर्भर करता है उस घटना पर, पूर्ववर्ती शर्त पर। यदि घटना निश्चित है अर्थात उसका घटित होना अवश्यंभावी है तो वह हित निहित हो जाएगा। भाई अगर जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी घटना है जो अवश्यंभावी है जिसका घटित होना ही है तो वहाँ पर वो जो हित है वो निहित हित हो जाएगा। इसलिए समाश्रित हित के लिए क्या आवश्यक विषय वस्तु है कि जो पूर्ववर्ती शर्त अध्यारोपित की जा रही है संपत्ति अंतरण के लिए, वहाँ पर उस घटना का अनिश्चित होना आवश्यक है। अगर वो घटना निश्चित है और अवश्यंभावी है, होनी ही है, तो वो निहित हित हो जाएगी। इसलिए समाश्रित हित के लिए पूर्ववर्ती घटना का जो है अनिश्चित होना आवश्यक है। समाश्रित हित जिस अनिश्चित घटना पर निर्भर है वो स्वीकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है। यह हमने देखा, या तो किसी घटना के घटित होने पर या किसी घटना के नहीं घटित होने पर समाश्रित हित सृजित होता है। यदि समाश्रित हित स्वीकारात्मक घटना पर निर्भर है, यानी स्वीकारात्मक घटना पर निर्भर है, तो ऐसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हित जो होता है वो निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी प्रकार का संपत्ति का जो अंतरण है उसका समाश्रित हित जो है वो किसी घटना के घटित होने या नहीं घटित होने पर जो है वो किसी घटना के घटित होने पर निहित हित में बदलने वाला है, तो जब वो घटना घटित हो जाती है तो वो समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है। यदि समाश्रित हित नकारात्मक घटना पर निर्भर है तो ऐसी घटना के घटित न होने पर, यदि ये कहा गया कि अगर ये जो ए ने बी से बोला कि यदि ये जहाज 1 वर्ष के भीतर इंग्लैंड से नहीं लौटता है तो ये संपत्ति मैं आपके नाम करता हूँ, आपको अंतरित कर दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर वो जहाज 1 साल के अंतर्गत नहीं लौटता है तो वो संपत्ति बी को प्राप्त हो जाएगी, उसका जो समाश्रित हित था वो निहित हित में बदल जाएगा। और मान लो कि रास्ते में वो जो जहाज है वो डूब जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसका वापस लौटना असंभव हो जाता है इंग्लैंड से, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि जो घटना के असंभव होने पर जो समाश्रित हित है वो निहित हित में परिवर्तित हो जाएगा। आगे हम चर्चा करते हैं कि समाश्रित हित एवं निहित हित में क्या अंतर होता है। तो निहित हित के अंतर्गत अंतरिती संपत्ति को तुरंत बिना किसी शर्त की पूर्ति के पाने का हकदार होता है। शर्त निहित हित के अंदर क्या होता है, बिना किसी शर्त के तुरंत अंतरिती को वो संपत्ति प्राप्त हो जाती है या वो प्राप्त करने का हकदार होता है। अर्थात ये हित ऐसी शर्त या घटना पर निर्भर होता है जिसका घटना अवश्यंभावी हो, या फिर ये हित जो होता है ऐसी घटना पर निर्भर करता है। कौन सा? निहित हित जो कि अवश्यंभावी है, जो कि घटना घटित होगी ही होगी। जबकि समाश्रित हित किसी ऐसी शर्त या घटना पर निर्भर करता है। जबकि जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट जो समाश्रित हित है वो किसी ऐसी शर्त या घटना पर निर्भर करता है जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर मान लो वो घटना घटित हो जाती है तो समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है, और घटना घटित नहीं होती तो उसका जो समाश्रित हित है वो शून्य हो जाता है। निहित हित का प्रवर्तन अथवा प्रभाव अंतरण की तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। निहित हित जैसे ही किसी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी में होता है तो उसका प्रभाव अंतरण की तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। किसी निश्चित घटना पर आधारित होने पर अथवा पूर्ण हित सृजित किए जाने पर
इससे संबंधित संपत्ति का उपभोग घटना के घटित होने अथवा एक निश्चित समय तक स्थगित हो सकता है। यानी कि किसी निश्चित घटना के घटित होने पर, मान लो निश्चित घटना यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, किसी निश्चित घटना के घटित होने पर, जैसे उन्होंने बोला कि सपोज करो कि ए ने अपनी संपत्ति बी को जीवन प्रयत्न के लिए और बी की मृत्यु के बाद सी को अंतरित करने के लिए जो संपत्ति का अंतरण है वो किया है। अब बी की जो मृत्यु है वो क्या है, एक निश्चित घटना है कि बी की मृत्यु होगी और पूर्वहित, यहाँ पर पूर्वहित भी है क्योंकि पूर्वहित सी को प्रॉपर्टी फाइनली जाएगी, लेकिन सी के पहले बी के जीवन भर के लिए वो प्रॉपर्टी एन है, वो प्रॉपर्टी पहले बी के नाम की उसके जीवन भर के लिए, तो बी के अंदर क्या है, पूर्वहित है। और अगर किसी निश्चित घटना की बात करें तो बी की मृत्यु होना भी निश्चित है, तो बी के बाद वो संपत्ति कहाँ चली जाएगी, सी के पास चली जाएगी। तो तब जाके फिर उसका संपत्ति का उपभोग उस घटना के घटित होने पर होगा, यानी बी की मृत्यु पर होगा, तब सी के पास वो संपत्ति चली जाएगी, वो उसका उपभोग कर सकेगा। तथा अथवा एक निश्चित समय तक स्थगित हो जाता है, स्थगित कर दिया, कब तक के लिए स्थगित कर दिया, बी के जीवन प्रयत्न के लिए। जब तक बी जीवित है वो उस संपत्ति का उपयोग करेगा, बी के बाद स को चली जाएगी। जबकि समाश्रित हित का प्रवर्तन अथवा प्रभाव किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर पड़ता है। जबकि समाश्रित हित कहाँ पर डिपेंड होता है कि कोई अनिश्चित जो घटना है, जो घटना भी अनिश्चित है और उसका घटित होना और ना घटित होना भी अनिश्चित है। निहित हित में अंतरिति को संपत्ति का स्वामित्व तुरंत प्राप्त हो जाता है। निहित हित में क्या होता है, जैसे ही निहित हित ट्रांसफर होता है, कोई संपत्ति में किसी व्यक्ति को निहित हित प्राप्त होता है, उसके पास में तुरंत स्वामित्व के सारे जो गुण हैं वो सारे अधिकार प्राप्त कर लेता है। यद्यपि इसके उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है, हालांकि वो उसका उपभोग जरूर नहीं है कि वो तुरंत उसका उपभोग कर सके। अंतरिति जिसको निहित हित प्राप्त होता है वो कुछ समय के लिए स्थगित हो सकता है उसका उपभोग का अधिकार, लेकिन उसके अंदर जो स्वामित्व के जो गुण हैं वो निहित हो जाते हैं या तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। जबकि समाश्रित हित के अंतर्गत वर्तमान में न तो संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त होता है और न ही उपभोग करने का अधिकार होता है। ये दोनों ही अनिश्चित घटना पर आश्रित होते हैं, क्योंकि समाश्रित हित अनिश्चित घटना पर आश्रित होता है। अगर अनिश्चित घटना घटित हो गई तो उसको मिल जाएगा और घटित नहीं होने पर होता है तो नहीं हुई, तब उसको समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है, अन्यथा शून्य हो जाता है समाश्रित हित। निहित हित में अंतरिति की पक्ष में संपत्ति का स्वामित्व बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये निहित हित जब किसी के अंदर उत्पन्न हो जाता है तो वो उसके जो अंतरिति होता है निहित हित वाला, उसमें जो संपत्ति का स्वामित्व का जो अधिकार होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसमें यदि अंतरिति को संपत्ति का कब्जा भी प्राप्त नहीं होता, मान लो जो किसी अंतरिति को निहित हित प्राप्त हो जाता है और संपत्ति का कब्जा अगर उसको प्राप्त नहीं होता तो अंतरिति की मृत्यु का निहित हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अंतरिति की मृत्यु हो जाती है बिना कब्जा प्राप्त किए। तो क्योंकि निहित हित यहाँ अंतरिति को यहाँ पर निहित हित था और निहित हित के साथ स्वामित्व के सारे जो अधिकार चले जाते हैं, और अगर मान लो उसने कब्जा भी प्राप्त नहीं किया और अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति का कब्जा जो है वो अंतरिति के वैधानिक उत्तराधिकारियों को चला जाता है। लीगल जो हियर्स होते हैं वहाँ पर उनको चला जाता है। अतः निहित हित दाय यानी निहित हित जो होता है वो दाय योग्य है, अनुवांशिक योग्य है, हेरिटेबल योग्य है। परंतु समाश्रित हित में अंतरिति जब तक इससे संलग्नित शर्त की पूर्ति नहीं की जाती संपत्ति में कोई हित प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या नहीं घटित होने पर होता है। अगर वो शर्तों का पालन नहीं होता तो समाश्रित हित जो होता है वो शून्य हो जाता है। अतः समाश्रित हित जो होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, हेरिटेबल नहीं होता, अनुवांशिक नहीं होता, योग्य नहीं होता और ट्रांसफरेबल भी नहीं होता। निहित हित को दान, विनिमय, क्रय विक्रय, बंधक, गिरवी आदि द्वारा अंतरित किया जा सकता है। निहित हित है क्योंकि स्वामित्व के गुण आ गए हैं सारे यहाँ पे। तथा अंतरित की मृत्यु पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार में दिया जा सकता है, या जो निहित हित में जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको ट्रांसफर कर सकता है, दान कर सकता है, विक्रय कर सकता है, क्रय कर सकता है, बंधक कर सकता है, गिरवी रख सकता है, किसी भी प्रकार से उसको डिस्पोज कर सकता है संपत्ति को अंतरिति। एवं अंतरिति द्वारा इसकी वसीयत भी की जा सकती है और अंतरिति की मृत्यु होने पर उसको कौन उसके वैदिक जो उत्तराधिकारी है वो प्राप्त करते हैं। परंतु समाश्रित हित जो होता है वो अंतरणीय नहीं होता, ट्रांसफरेबल नहीं होता, लेकिन जीवित व्यक्तियों के मध्य हो। समाश्रित हित के अंतरण में अंतरिति अंतरक का बाद में मिलने वाले हित को प्राप्त करने का अधिकारी
होता है। यानी समाश्रित हित जो होता है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, क्योंकि वो समाश्रित हित किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित नहीं होने पर निर्भर करता है। इसलिए समाश्रित हित में स्वामित्व के गुण उत्पन्न नहीं हो जाते जब तक कि वो निहित हित में बदल नहीं जाता। एक निहित हित से युक्त अंतरिति के विरुद्ध आप प्राप्त अज्ञाप्ति के निष्पादन में निहित हित को कुर्क व बेचा जा सकता है। जिस अंतरिति को निहित हित प्राप्त है उसकी संपत्ति को अज्ञाप्ति के निष्पादन में कुर्क और बेचा जा सकता है, जबकि समाश्रित हित को, चूंकि इसमें अंतरिति को संपत्ति में कोई हित प्राप्त नहीं होता, क्योंकि समाश्रित हित का मतलब कोई हित नहीं होता। हित कब उत्पन्न होगा? जब शर्तों का पालन किया जाएगा। शर्तें कौन सी? ऐसी निश्चित घटना जो ऐसी घटना के घटित होने या नहीं घटित होने पर, जो कि अनिश्चित है, अनिश्चित घटना के घटित होने या नहीं घटित होने पर उसका हित जो है समाश्रित हित निहित हित में बदलेगा। और इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है या नहीं होती है, जिस आधार पर भी वो समाश्रित हित क्रिएट किया गया है, अगर उन शर्तों का पालन नहीं होता तो वो संपत्ति में अंतरिति का हित शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि निहित हित को जो होता है उसको कुर्क व बेचा जा सकता है अज्ञाप्ति के निष्पादन में, जबकि समाश्रित हित में अंतरिति को संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए उसको न तो संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है समाश्रित हित वाली संपत्ति को, नहीं उसको बेचा जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है, एक समाश्रित हित उससे संलग्न घटना के घटने अथवा न घटने पर अथवा उसके घटित होने के असंभव हो जाने पर एक निहित हित में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जबकि एक निहित हित को कुछ परिस्थितियों में पश्चातवर्ती शर्त की दशा में है जो संहरित किया जा सकता है। यानी जो समाश्रित हित होता है वो किसी घटना के घटित होने या नहीं घटने होने पर जो होता है वो उसके ऊपर वो निहित हित में बदलेगा, उस आधार पर परिवर्तित होगा। अगर घटना घटित हो जाती है तो निहित हित में बदल जाएगा, घटना के घटित नहीं होने पर डिपेंड है तो घटना का घटित नहीं होती है या असंभव हो जाती है तो समाश्रित हित निहित हित में बदल जाता है। जबकि एक जो निहित हित है ना, वो कुछ ही परिस्थितियों के अंतर क्या होता है, उसको डाइवेस्ट किया जाता है या संहरित किया जा सकता है। जैसे ए ने बी से बोला, अगर आप 1 वर्ष के अंदर विवाह कर लेते हो तो आप ये संपत्ति आपके पास रहेगी, वरना वापस मेरे पास आ जाएगी, अंतरणकर्ता के पास आ जाएगी। तो उसमें निहित हित तो है, लेकिन जब तक कि वो 1 वर्ष के अंदर अगर विवाह नहीं करता है तो वो संपत्ति वापस अंतरणकर्ता के पास चली जाएगी। लेकिन जब पहली वाली स्थिति थी कि जब उसने 1 वर्ष की शर्त लगाई थी अंतरणकर्ता ने कि आप 1 वर्ष के अंदर विवाह कर लोगे तो ये संपत्ति आपकी ही रहेगी, तो वहाँ पर ये था कि जब तक वो 1 साल नहीं बीत जाता तब तक वो संपत्ति अंतरिति के पास है, और अंतरणकर्ता अगर वो शर्त का पालन नहीं करता 1 वर्ष के अंदर तो वो संपत्ति अंतरणकर्ता के पास चली जाएगी। इस प्रकार हमने देखा समाश्रित हित और निहित हित के अंदर क्या अंतर होता है कि समाश्रित हित के अंदर जो हित होता है वो हित के अंदर जो पूर्ण रूप से उसका जो स्वामी का अधिकार है वो उसके पास पहुंच जाते हैं अंतरिति के पास में, जबकि समाश्रित हित किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या नहीं घटित होने पर डिपेंड करता है। और अगर समाश्रित हित में उन शर्तों का पालन नहीं होता तो समाश्रित हित निहित हित में बदला नहीं जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। समाश्रित हित को निहित हित में होने के लिए किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित है तो उस निश्चित घटना का घटित होना आवश्यक है, और अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने पर आधारित है तो उस घटना के नहीं घटित होने पर है उस समय अवधि में, जो वो समय अवधि उस जो अंतरण के समय अंतरण की संविदा में बताई गई है, या ऐसी अनिश्चित घटना का घटित नहीं होने या ऐसी अनिश्चित घटना का जो असंभव होने पर समाश्रित हित जो होता है वो निहित हित में बदल जाता है। इस प्रकार से हमने धारा 21 के अंतर्गत जो समाश्रित हित है उसके बारे में चर्चा की कि समाश्रित हित क्या होता है और इसका जो किन परिस्थितियों में समाश्रित हित है वो निहित हित में बदल जाता है, और समाश्रित हित और निहित हित के अंदर क्या क्या अंतर है। धन्यवाद।